दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों टीजीटी पीजीटी नागरिक शास्त्र रिमाइंडर श्रृंखला के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है नागरिक शास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों का वन लाइनर रिवीजन नोट्स, जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी पीजीटी, ईएलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन तथा नेट जेआरएफ के लिए बहुत ही उपयोगी है। इस वीडियो में हम भारतीय एवं पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों के प्रमुख विचारों तथा सिद्धांतों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। भारतीय एवं पाश्चात्य राजनीतिक सिद्धांत। आज की वीडियो का पहला प्रश्न है दोस्तों, सत्याग्रह, अहिंसा, स्वराज तथा सर्वोदय में कौन सा गांधी जी का विचार गांधीवादी समाजवाद का शीर्ष माना जाता है? तो सही उत्तर है सर्वोदय का। दोस्तों सत्याग्रह, अहिंसा, स्वराज और सर्वोदय में से गांधी जी का सर्वोदय का विचार गांधीवादी समाजवाद का शीर्ष माना जाता है। अगला प्रश्न है, किसने कहा है कि उन कानून का पालन करना जिन्हें हम स्वयं अपने लिए बनाते हैं स्वतंत्रता है? तो ये रूसो का कथन है। याद रखिएगा, उन कानूनों का पालन करना जिन्हें हम स्वयं अपने लिए बनाते हैं स्वतंत्रता है, ये रूसो का कथन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए कि किस हिंदू शास्त्र में यह कहा गया है कि यद्यपि राजा इंसान है फिर भी उसे किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए क्योंकि वह मनुष्य के आकार में एक ईश्वर है। तो दोस्तों ये विचार राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत का समर्थन करता है और ये कथन मनुस्मृति नामक हिंदू ग्रंथ में कहा गया है कि यद्यपि राजा इंसान है फिर भी उसे किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए क्योंकि वह मनुष्य के आकार में एक ईश्वर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजनीतिक चिंतन का आरंभ यूनानियों से होता है, ये कथन किसका है? तो ये बार्कर का कथन है कि राजनीतिक चिंतन का आरंभ यूनानियों से होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उदार लोकतंत्र और बाजार के योग ने राजनीतिक और सामाजिक विकास के इतिहास में समापन रेखा खींच दी है, ये किसका कथन है? तो उत्तर है फ्रांसिस फुकुयामा का। फ्रांसिस फुकुयामा का कथन है कि उदार लोकतंत्र और बाजार के योग ने राजनीतिक और सामाजिक विकास के इतिहास में समापन रेखा खींच दी है। ये विचार इतिहास के अंत से संबंधित है और ये फ्रांसिस फुकुयामा का कथन है। अगला प्रश्न है, कुछ विचारकों के नाम दिए गए हैं, जीन फ्रांसवा लॉयटोड, मिशेल फूको, रिचर्ड रोटरी और हर्बर्ट मार्क्यूजो में से कौन सा उत्तर आधुनिक विचारक नहीं है? तो उत्तर है हर्बर्ट मार्क्यूजे। दोस्तों हर्बर्ट मार्क्यूजे जो है ये उत्तर आधुनिकतावादी विचारक नहीं है। लियोटार्ड, मिशेल फूको और रिचर्ड रोटरी ये पोस्ट मॉडर्निज्म के थिंकर हैं। अगला प्रश्न है, गांधी जी विश्वास करते थे किसमें? तो दोस्तों गांधी जी का मानना था कि साधन और साध्य दोनों ही न्याय संगत होने चाहिए क्योंकि अच्छे साधनों से ही अच्छे साध्य की प्राप्ति की जा सकती थी। तो गांधी जी का कहना है कि साधन और साध्य दोनों ही न्याय संगत होने चाहिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, सर्वप्रथम भारतीय राजनीति में जाति के राजनीतिकरण की धारणा का प्रयोग किसने किया था? तो ये हैं रजनी कोठारी। रजनी कोठारी ने सबसे पहले भारतीय राजनीति में जातियों के राजनीतिकरण की धारणा का प्रयोग किया था और इनकी पुस्तक का नाम है कास्ट पॉलिटिक्स इन इंडिया। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय राजनीति का अध्ययन करने के लिए स्वतंत्रता पूर्व और स्वतंत्रता उपरांत संस्थानिक फ्रेमवर्क उपलब्ध कराया किसने? तो देखिए महत्वपूर्ण राजनीतिक विचारक हैं मॉरिस जोन्स। मॉरिस जोन्स ने भारतीय राजनीति का अध्ययन करने के लिए स्वतंत्रता पूर्व और स्वतंत्रता उपरांत सांस्थानिक फ्रेमवर्क उपलब्ध कराया और इस आधार पर कई विचारकों ने अपना अध्ययन किया है कि भारतीय राजनीति की दशा और दिशा स्वतंत्रता के पूर्व कैसी थी और उसके उपरांत कैसी थी। अगला प्रश्न है, देखिए ये कथन है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र उग्र मैकियावेलीवाद का उदाहरण है, इसकी तुलना में मैकियावेली का प्रिंस अहानिकारक है, ये किसका कथन है? तो ये कथन मैक्स वेबर का है जो कहते हैं कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र उग्र मैकियावेलीवाद का उदाहरण है, इसकी तुलना में मैकियावेली का प्रिंस अहानिकारक है।
अगला प्रश्न दोस्तों कथन और कारण से संबंधित है। कथन है कि गांधी भौतिक सभ्यता के आलोचक थे और वह विशेष रूप से औद्योगिक क्रांति को पसंद नहीं करते थे। सही है। कारण है कि उनका विश्वास था कि औद्योगिक क्रांति गहरे मूल्यों को नष्ट कर रही है। तो दोस्तों कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन का सही व्याख्या या स्पष्टीकरण भी है। तो आप देख लीजिए कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है, क्योंकि गांधी जी भौतिक सभ्यता के आलोचक थे और वो औद्योगिक क्रांति को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उनका मानना था कि जो औद्योगिक क्रांति है या इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है ये गहरे मानवीय मूल्यों को नष्ट कर रही है। अगला प्रश्न है दोस्तों राजनीतिक सिद्धांत की शास्त्रीय परंपरा या क्लासिकल जो शास्त्रीय सिद्धांत हैं राजनीतिक सिद्धांत की जांच को एक साझा विचारधारा मानते हैं, क्योंकि इसमें तर्क की शैली और तरीके में एकत्व है। राजनीतिक सिद्धांत की शास्त्रीय परंपरा को जांच की एक साझा विचारधारा माना जाता है, क्योंकि इसमें तर्क की शैली और तरीके में एक रूपता है। अगला प्रश्न है गांधी जी ने स्वयं को किस रूप में या किस विचारधारा का बताया है? तो उत्तर है गांधी जी ने स्वयं को दार्शनिक रूप से अराजकतावादी विचारधारा का माना है। गांधी जी को दार्शनिक अराजकतावादी कहते हैं, क्योंकि गांधी जी ने राज्य के बल प्रयोग को किसी भी रूप में उचित नहीं माना है और इस आधार पर गांधी जी कहते हैं कि राज्य जो है शक्ति या उत्पीड़न के बल पर मनुष्य की स्वतंत्रता में बाधा उत्पन्न करता है। और आप जानते हैं कि अराजकतावादी विचारक जो हैं वो राज्य को अनावश्यक और अवांछनीय संस्था या अवांछनीय बुराई मानते हैं। इस आधार पर गांधी जी स्वयं को दार्शनिक अराजकतावादी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तर व्यवहारवाद सही अर्थों में क्रांति है न कि प्रतिक्रिया, संभव है न कि संरक्षण, सुधार है न कि प्रतिसुधार, ये कथन किसका है? तो दोस्तों ये कथन व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद दोनों के ही प्रवर्तक डेविड ईस्टन का है, जो कहते हैं कि उत्तर व्यवहारवाद सही अर्थों में क्रांति है न कि प्रतिक्रिया, संभव है न कि संरक्षण, सुधार है न कि प्रतिसुधार। अगला प्रश्न है दोस्तों हम अपने मूल्यों को उस प्रकार नहीं छोड़ सकते जैसे हम अपना कोट उतारते हैं, ये कथन किसका है? तो ये डेविड ईस्टन का कथन है। एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण कोटेशन है, कथन है कि मुझे केक खाने का कोई अधिकार नहीं है यदि मेरे पड़ोसी को भूखा सोना पड़े, ये कथन किसका है? तो ये लास्की का कथन है, जो कि समानता और आर्थिक समानता की बात करते हुए ये कहते हैं कि मुझे केक खाने का कोई अधिकार नहीं है यदि मेरे पड़ोसी को भूखा सोना पड़े। अगला प्रश्न है देखिए मनु ने मंडल सिद्धांत, सप्तांग सिद्धांत, शक्ति सिद्धांत में से कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया है? तो मनु ने दोस्तों मंडल सिद्धांत और सप्तांग सिद्धांत दोनों सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। और आप जान लीजिए कि प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन में मंडल सिद्धांत और सप्तांग सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत माने गए हैं और इनका कई विचारकों ने अपने अपने रूप में इसका जो है प्रतिपादन किया है। अगला प्रश्न एक कथन है दोस्तों जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वह राजनीतिक रूप से कभी सही नहीं हो सकता, ये कथन किसका है? तो ये मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी का कथन है। गांधी जी नैतिकता आधारित राजनीति की बात करते थे। उनका कहना है कि जो नैतिक दृष्टिकोण से सही नहीं है वो राजनीतिक दृष्टिकोण से कभी भी सही नहीं हो सकता। अगला प्रश्न है कि गांधीवादी विचारों में निम्न संघर्ष प्रमुखता से अभिव्यक्त होते हैं, कौन कौन से? तो गांधीवादी विचारों में श्रम और पूंजी में संघर्ष, काश्तकार और भूस्वामी में संघर्ष और ब्राह्मण और दलित वर्ग में संघर्ष, ये संघर्ष प्रमुखता से अभिव्यक्त होते हैं। अगला प्रश्न है एक कोटेशन है कि राष्ट्रीयता सभ्यता के लिए एक खतरा है, ये किसका कथन है? तो याद रखिएगा ये रविंद्रनाथ टैगोर का कथन है कि राष्ट्रीयता यानी नेशनलिटी जो है ये सभ्यता के लिए खतरा है। और आप जान लीजिए कि रविंद्रनाथ टैगोर अंतर्राष्ट्रीयतावाद के पक्षपोषक रहे हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु किसे माना जाता है? तो गोखले को महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु माना जाता है।
अगला प्रश्न है प्रतिशोधात्मक, प्रतिरोधात्मक, वितरणात्मक और सुधारात्मक में से कौन सा दंड का एक सिद्धांत नहीं है? तो देखिए, वितरणात्मक सिद्धांत ये दंड का सिद्धांत नहीं है, वितरणात्मक न्याय का सिद्धांत है, ये दंड का नहीं, जबकि प्रतिशोधात्मक, प्रतिरोधात्मक और सुधारात्मक ये दंड के प्रमुख सिद्धांत हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, आधुनिक विधिशास्त्री या आधुनिक विधिवेत्ता जो हैं वो दंड के 4 सिद्धांतों को मान्यता देते हैं। वो कौन कौन से हैं? देखिए, प्रतिशोधात्मक सिद्धांत, प्रतिरोधात्मक सिद्धांत, अवरोधक सिद्धांत और सुधारात्मक सिद्धांत। ये जो आधुनिक विधिशास्त्री और विधिवेत्ता हैं ये दंड यानी पनिशमेंट के 4 सिद्धांतों को मान्यता देते हैं। इसमें प्रतिशोधात्मक यानी रिट्रीब्यूटिव सिद्धांत, प्रतिरोधात्मक यानी डिटरेंट सिद्धांत, अवरोधक यानी प्रिवेंटिव थियरी और सुधारात्मक यानी रिफॉर्मेटिव सिद्धांत, ये दंड के 4 सिद्धांतों को मान्यता देते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक और फिरोज शाह मेहता में कौन उदारवादी नहीं था? तो देखिए, बाल गंगाधर तिलक उदारवादी नहीं बल्कि उग्रवादी विचारक थे। तो याद रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक यानी, और अगर जो आप विस्तार में देखेंगे तो लाल बाल पाल यानी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल ये उग्रवादी विचारधारा के प्रमुख जो है राष्ट्रवादी नेता थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौटिल्य, मनु, नारद और शुक्र में से कौन राजधर्म के सिद्धांत का प्रतिपादक है? तो मनु ने राजधर्म के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। अगला प्रश्न है, सप्तांग सिद्धांत का संबंध किससे है? तो सप्तांग सिद्धांत का संबंध राजनीतिक व्यवस्था से है और प्राचीन भारतीय विचारकों जैसे मनु और कौटिल्य ने राज्य के सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, जिसमें राज्य को सप्तगुण प्रकृति युक्त माना गया है, जिसमें राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, दंड, कोश और मित्र ये 7 अंग माने गए हैं राज्य के। अगला प्रश्न है दोस्तों, मनु के अनुसार राजा, पुरोहित, अमात्य और कोश में कौन राज्य के अंग नहीं हैं? तो इसमें देखिए, राजा, अमात्य और कोश ये राज्य के अंग हैं, पुरोहित इसमें शामिल नहीं हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के विभिन्न स्तरों पर विभिन्न राजनीतिक शैलियों के प्रचलन की बात करता है? तो उत्तर है मॉरिस जोन्स ने। दोस्तों, मॉरिस जोन्स ने भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के विभिन्न स्तरों पर विभिन्न राजनीतिक शैलियों के प्रचलन की बात की है। अगला प्रश्न है, सामंत और गुरुकुल, राजा और कोश, मित्र और बल तथा मित्र और कोश में से कौन भारतीय राजनीतिक चिंतन के सप्तांग सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है? तो आप जानते हैं, राज्य के सप्तांग सिद्धांत में राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, दंड, कोश और मित्र शामिल हैं, इसमें सामंत और गुरुकुल शामिल नहीं हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मनुस्मृति में कुल कितने अध्याय हैं? तो मनुस्मृति धर्मशास्त्रीय ग्रंथ है और इसमें कुल 12 अध्याय हैं। तो याद रखिएगा, मनुस्मृति में कुल 12 अध्याय हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य की उत्पत्ति के संबंध में शांति पर्व में कितने सिद्धांत प्रतिपादित हैं? तो शांति पर्व महाभारत का अंग है, इसमें कुल 2 सिद्धांत प्रतिपादित हैं, एक तो दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत और दूसरा सामाजिक समझौता सिद्धांत। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौटिल्य ने सप्तांग का उल्लेख कहाँ पर किया है? तो कौटिल्य की महत्वपूर्ण रचना अर्थशास्त्र है, इसके 6वें अधिकरण में उन्होंने राज्य के सप्तांग सिद्धांत का उल्लेख किया है। अगला प्रश्न है, शुक्र, कामंदक, सोमदेव और वात व्याधि में कौन चिंतक अर्थशास्त्र परंपरा का चिंतक है? तो याद रखिएगा, वात व्याधि। दोस्तों, वात व्याधि जो हैं ये अर्थशास्त्र परंपरा के चिंतक हैं और अर्थशास्त्र नाम से कौटिल्य की महत्वपूर्ण पुस्तक है, जो कि राजनीति शास्त्र और शासन कला की पुस्तक मानी जाती है। अगला प्रश्न है, राज्य के अंतर्गत राजा यदि चोरी का पता लगवाने में असमर्थ रहता है तो उसके लिए वह पाप के समान है, ये कथन किसका है? तो ये मनु का कथन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, असहयोग, सविनय अवज्ञा, उपवास और सामाजिक बहिष्कार और हिंसक कार्य में से कौन सा एक गांधी जी के सत्याग्रह का साधन नहीं था?
तो गांधी जी के सत्याग्रह के साधनों में असहयोग, सविनय अवज्ञा, उपवास और सामाजिक बहिष्कार थे। हिंसक कार्य इसमें शामिल नहीं था और गांधी जी किसी भी प्रकार से हिंसा के विरोधी थे या उसके पक्षधर नहीं थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सभी गांधी दर्शन से संबंधित हैं कौन कौन? तो आप जान लीजिए, न्यासिता, नई तालीम, हिजरत और सर्वोदय, ये सभी गांधी दर्शन से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजनीति के गांधीवादी मॉडल में नीति, धर्म, मानवता और सत्ता में से कौन सी विशेषता नहीं है? तो गांधी जी सत्ता को कहीं से भी ग्राह्य नहीं मानते हैं। राजनीति के गांधीवादी मॉडल में नीति आधारित राजनीति, धर्म आधारित राजनीति और मानवता आधारित राजनीति की बात की गई है, सत्ता आधारित राजनीति की नहीं, क्योंकि गांधी जी इस आधार पर दार्शनिक अराजकतावादी हैं। वो किसी भी रूप में राज्य की सत्ता या बल प्रयोग को सही नहीं मानते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य के संबंध में गांधी जी के विचार किसके निकट थे? तो दार्शनिक अराजकतावाद के निकट हैं गांधी जी के विचार राज्य के संबंध में। और आप जान लीजिए कि अराजकतावाद ऐसा दर्शन है जो राज्य को अनावश्यक बुराई मानता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, परमात्मा सत्य है और सत्य ही परमात्मा है, ये कथन किसका है? तो ये गांधी जी का कथन है। वो कहते हैं कि ईश्वर सत्य है और सत्य ही ईश्वर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने कहा है कि आधुनिक सभ्यता 4 दिन की चांदनी है? तो ये महात्मा गांधी का कथन है। अगला प्रश्न है, गांधी जी का दार्शनिक अराजकतावाद किसके विचारों से प्रेरित था? तो ये लियो टॉल्स्टॉय के विचारों से गांधी जी का दार्शनिक अराजकतावाद प्रेरित था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के अस्त्र का प्रयोग सबसे पहले कहाँ पर किया था? तो दक्षिण अफ्रीका में किया था। और देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, नेहरू, गांधी, अंबेडकर और पटेल में किसने सत्याग्रह अपनाया था? तो गांधी जी ने सत्याग्रह अपनाया था। सत्याग्रह का अर्थ होता है सत्य प्लस आग्रह, यानी सत्य का आग्रह करना और किसी भी दशा में सत्य से पीछे न हटना या अपनी बात से पीछे न हटना। और गांधी जी का मानना था कि अगर जो हम सत्य आधारित, नैतिकता आधारित राजनीति करते हैं तो इसमें विजय जरूर मिलेगी। अगला प्रश्न है, 1936 में किसने कहा था कि गांधीवाद जैसी कोई चीज़ नहीं है? तो ये कथन स्वयं महात्मा गांधी का है, जो कहते हैं कि गांधीवाद जैसी कोई चीज़ नहीं है। और जो गांधी जी ने 1936 में स्वयं कहा था कि गांधीवाद जैसी कोई चीज़ नहीं है। अगला प्रश्न, गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद सदा जीवित रहेगा, ये कथन किसका है? तो ये कथन भी गांधी जी का है, जो कहते हैं कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद सदा जीवित रहेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के आश्रम का क्या नाम है? तो दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के आश्रम का नाम फिनिक्स आश्रम था। अगला प्रश्न है, ये कथन किसका है कि धर्म से वंचित राजनीति एक मृत्युजाल है क्योंकि वह आत्मा का हनन करती है? ये महात्मा गांधी का कथन है। और गांधी जी का कहना था कि जो लोग धर्म और राजनीति में अलगाव करते हैं या अंतर करते हैं, वो राजनीति को सही ढंग से नहीं समझते हैं। गांधी जी का कहना है कि धर्म से वंचित राजनीति एक मृत्युजाल है क्योंकि वह आत्मा का हनन करती है। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। आप देख सकते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कथन है कि गांधी अपवित्र साधनों के प्रयोग के विरुद्ध थे और कारण है कि उनके अनुसार अपवित्र साधन उद्देश्य की प्राप्ति में सहायता नहीं करते हैं। तो दोस्तों, ए और आर दोनों सही हैं और ए की सही व्याख्या आर करता है। तो आप जान लीजिए, गांधी जी साध्य साधन पवित्रता के पक्षधर थे और गांधी जी अपवित्र साधनों के प्रयोग के विरुद्ध थे, क्योंकि उनका मानना था कि अपवित्र साधन जो है उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता नहीं करते हैं। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण के किस विचार से भारत में एक बड़ा जन आंदोलन हुआ और आपातकाल लागू हुआ था? तो ये था समग्र क्रांति या संपूर्ण क्रांति। ये जयप्रकाश नारायण का विचार था, जिससे भारत में एक बड़ा जन आंदोलन हुआ और आपातकाल लागू हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, जयप्रकाश नारायण किस अवधारणा के प्रतिपादक थे?
तो संपूर्ण क्रांति या टोटल रेवोल्यूशन की अवधारणा जयप्रकाश नारायण के द्वारा प्रतिपादित की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने सर्वोदय को जन समाजवाद कहा है? तो जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय को जन समाजवाद कहा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गांधी के अहिंसा सिद्धांत के निम्नलिखित लक्षण सही हैं? तो आप देखिए गांधी जी के अहिंसा सिद्धांत के कौन कौन से सही लक्षण हैं। पहला है कि यह निष्क्रियता नहीं है, इसका मूल सिद्धांत सत्य है, यह कमजोरों का शस्त्र नहीं है और यह जन सहभागिता का साधन है। तो ये गांधी जी के अहिंसा सिद्धांत के सही लक्षणों में शामिल हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिए कि प्रन्यास या न्यासिता सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो ये महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। गांधीवादी अर्थव्यवस्था में जो है कौन सा सिद्धांत महत्वपूर्ण है या गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये न्यास या ट्रस्टीशिप या न्यासिता सिद्धांत पर आधारित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ट्रस्टीशिप के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? महात्मा गांधी के द्वारा ट्रस्टीशिप के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है आपके लिए दोस्तों। प्रोफेसर अर्नेस्ट बार्कर के अनुसार राजनीतिक चिंतन का आरंभ यूनानियों से होता है। इसका उद्गम यूनानी मस्तिष्क की शांत और स्पष्ट विवेकशीलता से संबंधित है और इस प्रकार आधुनिक राजनीतिक विचारक प्राचीन यूनानी राजनीतिक चिंतन को राजशास्त्र का उद्गम मानते हैं। निर्मन एक विचारक हैं, इनके शब्दों में यूनानियों की सबसे बड़ी देन है जिमर्न की उन्होंने राजनीतिक चिंतन का आविष्कार किया। दोस्तों जिमर्न एक विचारक हैं, उनका कहना है कि यूनानियों की सबसे बड़ी देन है कि उन्होंने राजनीतिक चिंतन का आविष्कार किया और इस बात को प्रोफेसर मैकिलवेल ने इस प्रकार लिखा है कि राजनीतिक संबंधों पर विचार की जो धारा यूरोपीय जगत में और यूरोपीय संस्कृति से प्रभावित और देशों में बह रही है उसका आरंभ यूनानियों से हुआ है। अगला प्रश्न है दोस्तों, महात्मा गांधी ने किस पर विश्वास किया था? तो गांधी जी ने साधनों और साध्य दोनों की विशुद्धता या साध्य साधन पवित्रता पर बल दिया था। अगला प्रश्न है, साधन बीज के समान है और साध्य वृक्ष के समान। जिस प्रकार बीज और वृक्ष में संबंध है उसी प्रकार साधन और साध्य में, ये कथन किसका है? तो ये महात्मा गांधी का कथन है। अगला प्रश्न है, गांधी के सिद्धांतों के अनुसार निम्नलिखित वाक्य सही है कौन सा? सत्याग्रही का शस्त्र अहिंसा है। सत्याग्रही अपने संकल्प में दृढ़ विश्वास वाला होना चाहिए। सत्याग्रही को विरोधियों के प्रति द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए। सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना नहीं बल्कि उसके हृदय को जीतना होता है। तो ये गांधी जी के सिद्धांतों के अनुसार सत्याग्रह के संबंध में ये सभी कथन सही हैं। सत्याग्रह का अर्थ है सत्य के प्रति आग्रह, इसका शस्त्र अहिंसा है, उसके पास दृढ़ संकल्प होना चाहिए, विरोधियों के प्रति द्वेष भाव या ईर्ष्या भाव नहीं रखना चाहिए और सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना नहीं बल्कि उसके हृदय को जीतना होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गांधी जी ने अपने विचारों को पंथवाद, रूढ़ और प्रयोग में से किस आधार पर प्रकट किया है? तो गांधी जी ने अपने विचारों को प्रयोग के आधार पर जो है प्रयुक्त किया है, प्रकट किया है और इसी कारण उन्होंने अपनी आत्मकथा का नाम भी सत्य के साथ मेरे प्रयोग लिखा है। अगला प्रश्न है, गांधी विद्यमान शिक्षा व्यवस्था को किसके द्वारा परिवर्तित करना चाहते थे? तो ये मूल शिक्षा या बुनियादी शिक्षा के द्वारा दोस्तों गांधी जी विद्यमान शिक्षा व्यवस्था को परिवर्तित करना चाहते थे। अगला प्रश्न है, गांधी दर्शन में समाजवाद का विकल्प क्या है? तो ट्रस्टीशिप, न्यासधारिता या प्रन्यास, ये गांधी दर्शन में समाजवाद का विकल्प है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसको भारत में अशांति का अग्रदूत कहा गया है? तो बाल गंगाधर तिलक को भारत में अशांति का अग्रदूत कहा गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा है? तो वेलेंटाइन सिरोल। वेलेंटाइन सिरोल ने दोस्तों तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा है। अगला प्रश्न है कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, ये कथन किसका है? तो ये बाल गंगाधर तिलक का कथन है। इनका प्रसिद्ध नारा है कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे।
अगला प्रश्न है दोस्तों, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल, बाल गंगाधर तिलक और गोपाल कृष्ण गोखले में कौन अतिवादी नहीं बल्कि उदारवादी था? तो देखिए, गोपाल कृष्ण गोखले अतिवादी नहीं बल्कि उदारवादी थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, कांग्रेस के किस अधिवेशन में नेहरू की प्रेरणा से समाज के समाजवादी ढांचे का प्रस्ताव पारित हुआ? तो ये था कांग्रेस का अवार्डी अधिवेशन 1955 और इसमें नेहरू की प्रेरणा से समाज के समाजवादी ढांचे का प्रस्ताव पारित हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, द्वितत्वीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? हर्ज़बर्ग के द्वारा। और अगला प्रश्न है, डेविड एप्टर के अनुसार संस्थावाद, बहुलवाद, संरचनावाद तथा एक सदनवाद में कौन सी राजनीति विश्लेषण की महत्वपूर्ण परंपरा नहीं है? तो याद रखिएगा, एक सदनवाद ये डेविड एप्टर के अनुसार राजनीतिक विश्लेषण या पॉलिटिकल एनालिसिस की महत्वपूर्ण परंपरा नहीं है, बल्कि संस्थावाद, बहुलवाद और संरचनावाद ये राजनीतिक विश्लेषण की महत्वपूर्ण परंपराएं हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, राम मनोहर लोहिया किसके समर्थक थे? तो राम मनोहर लोहिया विकेंद्रीकृत समाजवाद के प्रमुख समर्थक थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, कांग्रेस के अवार्डी अधिवेशन 1955 की अध्यक्षता किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और अगला प्रश्न है, ये कथन किसका है कि कुछ व्यक्ति शासन करें या अन्य व्यक्ति शासित हों, यह न केवल एक अनिवार्य व्यवस्था है बल्कि लाभप्रद भी है और अपने जन्म के समय से ही कुछ व्यक्ति पराधीनता के लिए नियत होते हैं और अन्य व्यक्ति शासन करने के लिए। ये कथन किसका है? तो ये अरस्तु का कथन है। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है कि अपने जन्म से ही कुछ व्यक्ति पराधीनता के लिए नियत होते हैं और अन्य व्यक्ति शासन करने के लिए। ये अरस्तु का कथन है। एक महत्वपूर्ण विचार या तथ्य जान लीजिए कि राज्य के संबंध में गांधी जी के विचार दार्शनिक अराजकतावादी यानी फिलॉसफिकल एनार्किज्म थे, क्योंकि गांधी जी राज्य के विरोधी थे। वे मार्क्सवादियों और अराजकतावादियों के समान एक राज्य विहीन समाज की स्थापना करना चाहते थे। वे दार्शनिक, नैतिक, ऐतिहासिक और आर्थिक कारणों के आधार पर राज्य का विरोध करते थे। उनके सिद्धांत को दार्शनिक अराजकतावाद कहा गया है। गांधी जी दार्शनिक अराजकतावादी टॉल्स्टॉय के विचारों से प्रभावित थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवादियों को तामस पुत्र और आदर्शवादियों को प्रकाश पुत्र की संज्ञा किसने दी थी? तो रोनाल्ड नाइबर ने। दोस्तों, इनको रोनाल्ड नाइबर भी कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवादियों को, जो रियलिस्टिक थिंकर हैं, उनको तामस पुत्र और आदर्शवादी यानी आइडियलिस्टिक थिंकर को प्रकाश पुत्र की संज्ञा रोनाल्ड नाइबर ने दी थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, मूने के अनुसार स्टाफ कार्य के 3 पक्ष कौन से हैं? तो देखिए, मूने के अनुसार स्टाफ कार्य के 3 पक्ष सूचनात्मक, परामर्शकारी और पर्यवेक्षणात्मक हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसका कथन है कि वर्तमान समय में प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि संसद को ऑस्टिनवादी अर्थ में संप्रभुता संपन्न संस्था समझना असंगत है? ये कथन किसका है? तो उत्तर है हेराल्ड जोसेफ लास्की का। दोस्तों, लास्की का महत्वपूर्ण कथन है कि वर्तमान समय में प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि संसद को ऑस्टिनवादी अर्थ में प्रभुसत्ता संपन्न संस्था समझना असंगत है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मार्टिन कैपलान ने अंतर्राष्ट्रीय राज्य व्यवस्था के निम्न प्रतिमान की कल्पना नहीं की थी। तो उत्तर परमाणु युद्ध मॉडल की कल्पना मार्टिन कैपलान ने नहीं की थी। मार्टिन कैपलान ने व्यवस्थावादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और इसमें उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के कुछ मॉडलों की कल्पना की है, 6 मॉडल मुख्य रूप से, जिनमें उत्तर परमाणु युद्ध मॉडल शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, चौखंबा राज्य किससे संबंधित है? तो चौखंबा राज्य का विचार भारत के महत्वपूर्ण समाजवादी चिंतक राम मनोहर लोहिया ने प्रतिपादित किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राम मनोहर लोहिया के अनुसार समाज की 4 परतें कौन सी हैं? तो ये देखिए, गांव, मंडल, प्रांत और राष्ट्र। और राम मनोहर लोहिया विकेंद्रीकृत समाजवाद के पक्षधर हैं। इन्होंने चौखंबा राज्य का विचार दिया है और राम मनोहर लोहिया के अनुसार समाज की 4 परतें गांव, मंडल, प्रांत और राष्ट्र हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम किसके नाम से जुड़ा है?
तो ये विचारक हैं आमंड और पावेल। दोस्तों आमंड और पावेल से संबंधित है संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम। अगला प्रश्न है दोस्तों, संरचनात्मक प्रकार्यात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? तो ग्रेबियल आमंड, और या कहा जाए आमंड और पावेल संरचनात्मक प्रकार्यात्मक सिद्धांत के महत्वपूर्ण प्रतिपादक हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, आमंड के हित अभिव्यक्त करने वाली संरचनाओं के वर्गीकरण में क्या शामिल नहीं है? तो प्रजातीय संरचनाएं इसमें शामिल नहीं हैं। अगला प्रश्न है, एल्टन मेयो, बर्नार्ड मैक्स वेबर, F.W. टेलर में किसे वैज्ञानिक प्रबंध का पिता कहा जाता है? तो साइंटिफिक मैनेजमेंट थियरी F.W. टेलर यानी फ्रेडरिक विंस्लो टेलर द्वारा प्रतिपादित किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाब्स, थ्यूसिडाइड्स, कांट और मैकियावेली में से कौन यथार्थवादी नहीं था? तो यहाँ पर देखिए कांट। दोस्तों कांट जो है ये यथार्थवादी विचारक नहीं बल्कि आदर्शवादी विचारक है, जबकि हाब्स, थ्यूसिडाइड्स और मैकियावेली ये सभी आपके यथार्थवादी हैं, और इसमें कांट जो है ये आदर्शवादी विचारक है न कि यथार्थवादी विचारक। अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि ज्ञान शक्ति है? तो उत्तर है फ्रांसिस बेकन। फ्रांसिस बेकन का कहना है नॉलेज इज पावर, यानी ज्ञान ही शक्ति है। अगला प्रश्न है दोस्तों, शासकीय विचारधारा की संकल्पना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है? तो ये मोस्का एक अभिजनवादी विचारक है, इसके द्वारा शासकीय विचारधारा की संकल्पना प्रतिपादित की गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाब्स, लॉक और रूसो तथा ग्रीन में से किस एक सिद्धांतवादी ने कहा है कि मैं समस्त मानव जाति की एक सामान्य प्रवृत्ति, एक के बाद दूसरी शक्ति प्राप्त करने की शाश्वत और अनवरत अभिलाषा को प्रस्तुत करता हूं, जो केवल मृत्यु के साथ ही समाप्त होती है? तो ये हाब्स का कथन है। अगला प्रश्न एक महत्वपूर्ण कथन है सेवाइन का। सेवाइन कहता है कि आंग्ल भाषा भाषी जातियों ने जितने भी राजनीतिक दार्शनिकों को जन्म दिया है उनमें कदाचित महानतम है। कौन? तो दोस्तों ये हाब्स के बारे में सेवाइन की टिप्पणी है, जो कहता है कि आंग्ल भाषा भाषी जातियों ने जितने भी राजनीतिक दार्शनिकों को जन्म दिया है उनमें कदाचित हाब्स महानतम है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एरिक फ्राम, मार्क्यूज, ग्राम्सी और हैबरमास में किसने बुद्धिजीवियों के वर्चस्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो ग्राम्सी ने दोस्तों हेजमनी थ्योरी, प्राधान्य का सिद्धांत या वर्चस्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। अगला प्रश्न है, लासवेल और मोस्का का संबंध किससे है? तो अभिजनवादी वर्ग विचार से संबंधित हैं लासवेल और मोस्का। अगला प्रश्न है दोस्तों, शक्ति के संदर्भ में किया जाने वाला राजनीतिक कार्य ही राजनीति है, ये परिभाषा किसने दी है? तो ये हैं लासवेल। हेराल्ड लासवेल, मार्टिन कप्लान, ये सभी विचारक दोस्तों शक्ति को राजनीति के संबंध में परिभाषित करते हैं। राजनीति को शक्ति के संदर्भ में इसमें लासवेल, कैप्लान और कैटरिन आदि का नाम आता है। लासवेल ने शक्ति को परिभाषित करते हुए, राजनीति को परिभाषित करते हुए कहा है कि शक्ति के संदर्भ में किया जाने वाला राजनीतिक कार्य ही राजनीति है। अगला प्रश्न है, शांति पर्व अध्याय है किसका? तो शांति पर्व महाभारत का अध्याय है। अगला प्रश्न है दोस्तों, शांति पर्व के मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या कितनी है? तो उत्तर मंत्रियों की संख्या अनिश्चित है। शांति पर्व के मंत्रिमंडल में मंत्रियों की कोई निश्चित संख्या नहीं बताई गई है। अगला प्रश्न है, मनुस्मृति में कुल कितने अध्याय हैं? तो मनुस्मृति में कुल 12 अध्याय हैं। मनुस्मृति में राज्य का स्वरूप कैसा है? तो दोस्तों मनुस्मृति में राज्य के सावयवी स्वरूप की कल्पना की गई है। अगला प्रश्न है, मनु किस परंपरा के चिंतक थे? तो याद रखिएगा, मनु धर्मशास्त्र परंपरा के चिंतक थे। अगला प्रश्न है, कौटिल्य के राजनीतिक विचार किस पश्चिमी विचारक से मेल खाते हैं? तो उत्तर है मैकियावेली। मैकियावेली ने जिस प्रकार धर्म और नैतिकता से राजनीति को अलग किया, उसी प्रकार कौटिल्य ने भी यथार्थवादी या व्यवहारिक राजनीति का प्रतिपादन किया और धर्म और नैतिकता को राजनीति से पूरी तरह अलग कर दिया था। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? कौटिल्य को कहा जाता है। और देखिए, कौटिल्य का अर्थशास्त्र प्रस्तुत करता है किसे?
तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र सरकार की कला या शासन की कला और राज्य के सिद्धांतों का प्रतिपादन करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कुल कितने अधिकरण हैं? तो 15 अधिकरण हैं अर्थशास्त्र में। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौटिल्य के द्वारा राज्य के किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है? तो कौटिल्य ने राज्य के सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। अगला प्रश्न है, कौटिल्य के लिए स्वामी का अर्थ क्या है? तो स्वामी का अर्थ शासक या राजा से है। अगला प्रश्न है, कौटिल्य का मंडल सिद्धांत किससे संबंधित है? तो आप जान लीजिए, कौटिल्य का मंडल सिद्धांत विदेश नीति से संबंधित है। अगला प्रश्न है, कौटिल्य के अनुसार मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की नियुक्ति का आधार क्या था? तो ये था योग्यता। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं, वार्ता, आन्विच्की, निरुक्त और त्रयी में कौन सी विद्या कौटिल्य द्वारा सुनिश्चित मूल विद्याओं में शामिल नहीं है? तो उत्तर है निरुक्त। दोस्तों निरुक्त जो है ये कौटिल्य द्वारा सुनिश्चित मूल विद्या में शामिल नहीं है। इसमें वार्ता, आन्विच्की और त्रयी शामिल हैं। अगला प्रश्न है, किसने माना है कि कौटिल्य का मंडल सिद्धांत शक्ति संतुलन या बैलेंस ऑफ पावर पर आधारित है? तो ये एक विचारक हैं A.S. अल्टेकर। इन्होंने माना है कि कौटिल्य का मंडल सिद्धांत शक्ति संतुलन पर आधारित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौटिल्य के अनुसार सेना, स्वामी, अमात्य और मित्र में कौन सा राज्य का अंग नहीं है? तो यहाँ पर देखिए, सेना जो है वो राज्य का अंग नहीं है। और एक बार फिर से जान लेते हैं, स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, दंड, कोश और मित्र ये कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत के 7 अंग हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौटिल्य के अनुसार राजा का मुख्य कार्य क्या है? तो राजा का मुख्य कार्य विधि को लागू करना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पश्चिमी राजनीतिक विचारकों में कौटिल्य की तुलना किससे की गई है? तो कौटिल्य की तुलना इटली के चाणक्य कहे जाने वाले विचारक मैकियावेली से की गई है। अगला प्रश्न है, कौटिल्य समर्थक था किसका? तो कौटिल्य सीमित राजतंत्र का समर्थक था। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौटिल्य के अनुसार राज्य के कुल कितने तत्व हैं? तो राज्य के 7 तत्व हैं। इसी आधार पर कौटिल्य द्वारा राज्य के सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। अगला प्रश्न है, कौटिल्य के लिए स्वामी का अर्थ क्या है? तो कौटिल्य के लिए स्वामी का अर्थ राजा है। अगला प्रश्न है, कौटिल्य के अनुसार राज्य मंडल में कितनी संख्या होनी चाहिए? तो राज्य मंडल में राज्यों की संख्या 12 होनी चाहिए कौटिल्य के अनुसार। अगला प्रश्न है, कौटिल्य के मंडल में कितने राजा शामिल हैं? तो कुल 12 राजा शामिल हैं कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित राज्यों के मंडल सिद्धांत में। अगला प्रश्न है, कौटिल्य के दिए गए योगक्षेम सिद्धांत का अर्थ क्या है? तो ये प्रसन्नता और समृद्धि का विचार है कौटिल्य द्वारा प्रस्तुत योगक्षेम का सिद्धांत। अगला प्रश्न है दोस्तों, कानून उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश है। कानून की ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो ये ऑस्टिन के द्वारा दी गई परिभाषा है कि कानून उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश है। अगला प्रश्न है, किसने कानून को उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिए गए आदेश के रूप में परिभाषित किया है? तो ये हैं जॉन ऑस्टिन। अगला प्रश्न है दोस्तों, कानून उच्च द्वारा निम्न को दिया गया आदेश है। ये परिभाषा किसकी है? तो ये ऑस्टिन द्वारा कानून की परिभाषा दी गई है। अगला प्रश्न है, ये निश्चित है कि सरकार की उत्पत्ति बल प्रयोग के परिणाम स्वरूप और बल प्रयोग द्वारा होती है। ये कथन किसका है? तो ये स्पेंसर का कथन है। हर्बर्ट स्पेंसर महत्वपूर्ण व्यक्तिवादी विचारक था। उसका कहना है कि ये निश्चित है कि सरकार की उत्पत्ति बल प्रयोग के परिणाम स्वरूप और बल प्रयोग के द्वारा होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसको कानून के समादेश सिद्धांत या कमांड थियरी ऑफ लॉ का उन्नायक कहा जाता है? तो उत्तर है जॉन ऑस्टिन को। और जॉन ऑस्टिन ने कानून को उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिए गए आदेश के रूप में परिभाषित किया है और इसको कानून के समादेश सिद्धांत या कमांड थियरी ऑफ लॉ का उन्नायक कहा जाता है। आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न है, कानून संप्रभु की आज्ञा है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कानून संप्रभु की आज्ञा है, ये परिभाषा किसकी है या ये कथन किसका है? तो ये जॉन ऑस्टिन का कथन है कि कानून संप्रभु की आज्ञा है।
तो दोस्तों ये था आज का वीडियो टीजीटी पीजीटी नागरिक शास्त्र रिमाइंडर श्रृंखला के अंतर्गत राजनीति विज्ञान अथवा नागरिक शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों का वन लाइनर रिवीजन नोट्स। इसमें हमने भारतीय और पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों के प्रमुख विचार कथन और सिद्धांतों से संबंधित प्रश्नों को कवर किया, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।